नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। आज हम बृहद पराशर होरा शास्त्र के प्लेलिस्ट में चैप्टर 3 पार्ट 6 का वीडियो लाए हैं, जिसमें हम बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का अध्याय 3 का श्लोक नंबर 56 से लेकर श्लोक नंबर 65 तक आप सभी को सरल भाषा में मतलब समझाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसे पता है, मैंने श्लोक नंबर 55 तक कवर कर लिया है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो शुरू से जाइए और बृहद पराशर होरा शास्त्र के सभी वीडियोस देखिए। सरल भाषा में मैंने समझाया है। तो ये श्लोक नंबर 56 है, तीसरे अध्याय का। पिछले वीडियो में मैंने श्लोक नंबर 55 तक कवर किया है। श्लोक नंबर 55 में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे एक ग्रह का दूसरे ग्रह से आप दुश्मनी है या दोस्ती है या समान व्यवहार है, यह देखते हैं या यह डिसाइड करते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो श्लोक नंबर 55 में। वो जो था वो था परमानेंट रिलेशनशिप, कि हर ग्रह परमानेंटली किसका दुश्मन या दोस्त होता है। लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप के अलावा एक टेम्पररी रिलेशनशिप भी होता है। टेम्पररी रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में हमें ये श्लोक नंबर 56 में बताया गया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है श्लोक नंबर 56, बृहद पराशर होरा शास्त्र अध्याय 3 का। इस श्लोक नंबर 56 में आपको बताया गया है कि किसी भी ग्रह के साथ बैठने वाला या ग्रह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां या 12वें स्थान पे जो ग्रह बैठते हैं, वो उनके साथ कुछ समय के लिए दोस्ती बनाते हैं। ये दोस्ती परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होते या नेचुरल रिलेशनशिप नहीं होती। ये दोस्ती उनके स्थिति के अनुसार होती है, आपके कुंडली में आपके लिए, कि वह आपके लिए कैसे रिजल्ट देंगे। आपके लिए आपके चार्ट में उन ग्रहों की तात्कालिक मित्रता बनी हुई है कि नहीं। जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा जो बाकी स्थान में अगर ग्रह उसमें हैं, तो तात्कालिक तौर पे उनमें दुश्मनी होगी, चाहे वो परमानेंटली दोस्त क्यों ना हो। श्लोक नंबर 55 में जो मैं रिलेशनशिप बताया था, परमानेंट दोस्त, परमानेंट दुश्मन और परमानेंट समान व्यवहार, वो एक तरफ, और ये है टेम्पररी रिलेशनशिप, जो सिर्फ पर्टिकुलरली आपके चार्ट के लिए है और उनके प्लेसमेंट के अनुसार। दूसरे हाउस, चौथे हाउस, तीसरे हाउस, 10वें हाउस, 11वें हाउस और 12वें हाउस में दोस्त होते हैं और बाकी के हाउस में दुश्मन होते हैं। ये हो गया श्लोक नंबर 56। उम्मीद है आपको मतलब समझ में आया हो। श्लोक नंबर 57 और 58 में इसी चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। श्लोक नंबर 57 और 58 हमें बताता है कि अगर कोई ग्रह एक दूसरे ग्रह से आपके चार्ट में नेचुरली या परमानेंटली भी दोस्त है, जैसे कि सूर्य मंगल परमानेंटली दोस्त होते हैं, और अगर आपके चार्ट के अनुसार टेम्परली भी दोस्त है, यानी कि सूर्य से मंगल दूसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें ऐसे स्थान में है, इसका मतलब वो टेम्पररी भी दोस्त हैं। यानी कि अगर नेचुरल भी दोस्त है, यानी कि श्लोक नंबर 55 के अनुसार भी दोस्त है और श्लोक नंबर 56 के अनुसार भी दोस्त है, इसका मतलब है कि वो आपके चार्ट में एक्सट्रीम फ्रेंडशिप में है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे एक दूसरे के अंतरदशा और महादशा में। अगर इसी जगह अगर नेचुरल उन वो लोग दोस्त हैं लेकिन आपके चार्ट के अनुसार वो दुश्मन है, तो वो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे। अगर श्लोक नंबर 55 के अनुसार वो समान व्यवहार करते हैं लेकिन श्लोक नंबर 56 के अनुसार आपके ग्रह में वो दुश्मन है, तो वो दुश्मन ही रहेंगे आपके चार्ट के लिए भी। अगर श्लोक नंबर 55 के अनुसार वह समान व्यवहार करते हैं और श्लोक नंबर 56 के अनुसार दोस्त हैं, तो वो दोस्त ही रहेंगे। और अगर दोनों ही श्लोक के अनुसार वो दुश्मन है आपके चार्ट के लिए, तो वो बहुत बुरा फल देंगे एक दूसरे के महादशा और अंतरदशा में। ये आपको समझाया है। इस जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रिलेशनशिप या कंपाउंड फ्रेंडशिप, जिसमें हम नेचुरल रिलेशनशिप, जिसके बारे में श्लोक नंबर 55 में मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, और टेम्पररी रिलेशनशिप, जिसके बारे में मैंने अभी अभी श्लोक नंबर 56 में समझाया था, उन दोनों को जोड़ के देखा जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंड रिलेशनशिप, जो श्लोक नंबर 57 और श्लोक नंबर 58 में आपको समझाया गया है। एक टेबल मैंने आसानी बना रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि श्लोक नंबर 57 और 58 क्या बोलता है। टेबल के माध्यम से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 59 और श्लोक नंबर 60 में ऋषि मैत्रेय को ऋषि पराशर क्या बता रहे हैं। इस दोनों श्लोकों में
जो पराशर ऋषि हैं वो बता रहे हैं कि एक ग्रह अपने उच्च राशि में अपना पूर्ण रिजल्ट देता है, यानी अपना 100% अच्छा रिजल्ट देता है। मूल त्रिकोण राशि में 75% अच्छा रिजल्ट देता है। खुद के राशि में 50% अच्छा रिजल्ट देता है। अपने दोस्त के राशि में 25% अच्छा रिजल्ट देता है। और जिसके साथ समान व्यवहार है उस ग्रह की राशि पे 12.5% अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर अपने दुश्मन राशि में है या अपने नीच राशि में है तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ये आपको श्लोक नंबर 59 और श्लोक नंबर 60 में बताया गया है। लेकिन क्योंकि आप सभी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैं इस श्लोक से पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में कई बार नीच नीच के राशि के जो ग्रह होते हैं उन्हें अच्छा रिजल्ट देते देखा है, या जो शत्रु राशि में है उनके अपने खुद अलग तरह के अच्छे रिजल्ट होते हैं, मैंने ये देखा है। और यह भी देखा है कि अपने दोस्त की राशि में वो अपने राशि से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा है ये पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे आप नोट कीजिए, और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया है। उसके बाद श्लोक नंबर 61, 62, 63 और 64 में उपग्रह को कवर किया गया है। ऋषि मैत्रेय को ऋषि पराशर बता रहे हैं कि उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स यूज नहीं करते, जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से ऋषि पराशर ने समझाने का प्रयास किया है। कई लोग तो अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल में या इंस्टाग्राम पेज में इसको गलत तरीके से भी लोगों को डराने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि 61, 62, 63 और 64 में लिखा क्या है। सबसे पहले धूम धूम नाम का एक उपग्रह है, उसका कैलकुलेशन बताया गया है। हम अक्सर सिर्फ नवग्रह यूज करते हैं, लेकिन नवग्रह के अलावा भी हमें उपग्रह और भी कई सारी चीजें इस्तेमाल करनी होती है। तो नवग्रह के अलावा जो उपग्रह है, उपग्रह में सबसे पहले धूम का वर्णन मिलता है कि धूम का कैलकुलेशन बताया गया है कि जो भी सूर्य का डिग्री है, उस सूर्य के डिग्री में जब आप 133 डिग्री 20 मिनट जोड़ देते हैं तो आपको धूम का कोऑर्डिनेट मिल जाता है कि धूम आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। उसके बाद आप हमको व्यातिपात नाम के उपग्रह का वर्णन मिलता है कि 360 डिग्री में जब आप धूम का जो डिग्री है उसे आप घटा देते हैं तो आपको व्यातिपात नाम के उपग्रह का डिग्री मिल जाता है कि आपके कुंडली में कहाँ बैठा है। उसके बाद परिवेश नाम के उपग्रह का कैलकुलेशन बताया है कि व्यातिपात के जो डिग्री है उसमें 180 डिग्री प्लस कर दीजिए। फिर इंद्रचाप इंद्रचाप के लिए आप परिवेश की डिग्री में 180 प्लस कर दीजिए। फिर उपकेतु उपकेतु में आप धूम का जो डिग्री है उसमें 30 डिग्री माइनस कर दीजिए। और अगर आप उपकेतु की डिग्री में 30 डिग्री प्लस कर दोगे तो आपको धूम का डिग्री मिल जाएगा। एक दूसरे से सभी जुड़ा हुआ है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक किसी भी कुंडली को एकदम एक्यूरेटली पढ़ने के लिए, समझने के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, और अगर आपको एडवांस लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको हमेशा ये 5 उपग्रह इस्तेमाल करने चाहिए। अब हम आगे यह भी देखते हैं कि इन 5 उपग्रह का हमारी कुंडली में प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले हम इसके कैलकुलेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान के चलिए आपका सूर्य वृषभ राशि में बैठा है 10 डिग्री पे। अगर वृषभ राशि पे 10 डिग्री का बैठा है, इसका मतलब है कि शुरू से, यानी कि मेष राशि के 0 डिग्री से अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो 40 डिग्री पे बैठा हुआ है। क्योंकि एक एक राशि 30 डिग्री का होता है। अगर मेष राशि 30 डिग्री का है और वृषभ में 10 डिग्री पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि सूर्य शुरू से 40 डिग्री पे बैठा हुआ है। और फिर जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सूर्य के 40 डिग्री में जब हम 133 डिग्री 20 मिनट ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है 173 डिग्री 20 मिनट। और 173 डिग्री 20 मिनट का मतलब है कन्या राशि का 23 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री का होता है। एक राशि 30 डिग्री का होता है मतलब 150 डिग्री पे सिंह राशि समाप्त होता है और 151 डिग्री से कन्या राशि प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब है 173 डिग्री 20 मिनट पे कन्या राशि 23 डिग्री 20 मिनट मिलता है, और कन्या राशि 23 डिग्री 20 मिनट पे हमारा धूम नाम का उपग्रह होगा कुंडली में, अगर कुंडली में सूर्य 10 डिग्री में है।
याद रखना, उपग्रह का कैलकुलेशन सूर्य के डिग्री के आधार पे होता है, तो सूर्य का डिग्री मालूम होना जरूरी है, तभी आप उपग्रह का कैलकुलेशन कर सकते हो। या तो किसी एक उपग्रह का डिग्री मालूम होना जरूरी है, ताकि उस एक उपग्रह की डिग्री के आधार पे आप बाकी उपग्रह और सूर्य का डिग्री निकाल सको। तो उसी प्रकार से जो पिछले टेबल में मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी आधार पे व्यातिपात का भी डिग्री कैलकुलेशन हुआ है। 360 डिग्री में से धूम का जो डिग्री था 173 डिग्री 20 मिनट, उसको माइनस किया तो 186 डिग्री 40 मिनट आया। 186 डिग्री 40 मिनट का मतलब होता है तुला राशि का 6 डिग्री 40 मिनट। व्यातिपात का स्थान ये है अगर सूर्य 10 डिग्री वृषभ में। उसी प्रकार से बाकी तीनों का भी कैलकुलेशन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको करके दिखाया है। अब हम जो श्लोक नंबर 65 है, जो इस वीडियो का आखिरी श्लोक भी है, उसमें देखते हैं कि ये जो उपग्रह हैं वो हमारी जिंदगी में या हमारी कुंडली पे कैसा असर डालते हैं, हमें क्यों देखना जरूरी है उपग्रह का कैलकुलेशन। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब श्लोक नंबर 65 में जो आपको बताया है वो इसमें बताया है कि अगर एक उपग्रह सूर्य सूर्य को पीड़ित करता है, सूर्य पे किसी तरह से प्रभाव डालता है, तो आपका वंश खतरे में है। या तो आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, या तो आपके बच्चे होंगे ही नहीं, या मतलब परिवार को आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगा। अगर उसी जगह उपग्रह लग्न को प्रभावित करता है, तो आपका उम्र कम होगा और आपके शरीर में कुछ बाधा या शरीर में कुछ दिक्कत होगा। उसी जगह अगर आपका उपग्रह चंद्रमा को पीड़ित करता है, तो इंसान को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने बृहद पराशर होरा शास्त्र चैप्टर 3 का पार्ट 6 कवर किया, जिसमें श्लोक नंबर 56 से श्लोक नंबर 65 कवर किया है। अगले वीडियो में मैं श्लोक नंबर 66 से श्लोक नंबर 75 कवर करूंगा। सरल हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो और समझ आ रहा हो। समझ आना ज़्यादा जरूरी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द आ रहा है। धन्यवाद।